नमस्कार प्रिय भैया बहन, आप बहुत अच्छे होंगे। मैं रानी कुमारी, आचार्य सरस्वती विद्या मंदिर, रिंग बांध, सीतामढ़ी। कक्षा 10वीं का हम लोग यह तीसरा वीडियो देखने जा रहे हैं। पहले और दूसरे वीडियो में हम लोग भारत में राष्ट्रवाद पर चर्चा कर चुके हैं। किस चैप्टर का चर्चा किए थे? भारत में राष्ट्रवाद। आज हम लोग फिर से इस राष्ट्रवाद चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए अगला वीडियो देखने जा रहे हैं, जिसमें आज महात्मा गांधी का भारत में योगदान, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। इससे पहले भी हम लोग महात्मा गांधी का भारत में योगदान पर चर्चा कर चुके हैं। महात्मा गांधी के द्वारा चलाए गए आंदोलन पर चर्चा कर चुके हैं। पिछले वीडियो में हम लोग प्रथम विश्व युद्ध, खिलाफत और असहयोग पर चर्चा कर चुके हैं। इसके अलावा सत्याग्रह पर भी चर्चा कर चुके हैं। महात्मा गांधी सत्याग्रह आंदोलन कहाँ कहाँ चलाए थे? 1916 में बिहार के चंपारण में, 1917 में गुजरात के खेरा में और 1918 में अहमदाबाद सूती कपड़ा कारखाना में उन्होंने आंदोलन चलाया था। आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वह है रॉलेट एक्ट। रॉलेट सत्याग्रह के भी नाम से इसे हम जानते हैं। चलिए सबसे पहले यह देखते हैं कि यह रॉलेट एक्ट है क्या। रॉलेट एक्ट, महात्मा गांधी जब भारत में सत्याग्रह चला रहे थे उस समय उनकी जो कामयाबी हो रही थी भारत में, उसको देख के अंग्रेज को बहुत घबरा रहे थे अंदर ही अंदर, और उन्होंने 1919 में एक कानून लाया। उस कानून का नाम था रॉलेट एक्ट, और इस रॉलेट एक्ट को हम काले अधिनियम के नाम से भी जानते हैं। इसको इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के द्वारा पारित किया गया था। यह जो कानून था वह इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के द्वारा पारित किया गया था। इस रॉलेट एक्ट का प्रावधान क्या था? चलिए हम देखते हैं कि इसका प्रावधान क्या था। इसका प्रावधान था कि इसमें किसी भी व्यक्ति को बिना किसी अपराध के 2 साल तक पकड़कर जेल में रखा जा सकता था। यह काला अधिनियम के भी नाम से जाना जाता है। यह बहुत ही ज़्यादा खराब कानून था, जिसके विरोध में लोगों ने आंदोलन करना शुरू कर दिया। यह सबसे अन्यायपूर्ण कानून था, और इस कानून के खिलाफ महात्मा गांधी नागरिक अवज्ञा चाहते थे। क्या चाहते थे? नागरिक अवज्ञा चाहते थे। इस कानून के खिलाफ महात्मा गांधी नागरिक अवज्ञा चाहते थे, और इसके लिए उन्होंने हड़ताल करने की बात सोची। तो 6 अप्रैल को हड़ताल शुरू होने वाला था, और विभिन्न शहरों में इसके लिए रैली और जुलूस का आयोजन किया गया। रेलवे वर्कशॉप में कामगार हड़ताल पर चले गए, दुकान बंद हो गई। इस व्यापक जन आंदोलन से चारों तरफ मतलब आंदोलन छा गया, और इससे जो अंग्रेज थे वह काफ़ी भयभीत होने लगे। अंग्रेजों ने राष्ट्रवादियों पर दमन शुरू किया। इस दमन के चलते महात्मा गांधी ने अब एक गुप्त बैठक किया। कहाँ? उन्होंने अपने जितने भी सदस्य थे उनके साथ उन्होंने गुप्त बैठक किया, और इस तरह से अंग्रेजों का जो मत था, अंग्रेजों ने जितने भी कांग्रेस के सदस्य थे उसको कहीं भी आने जाने पर मना कर दिया। अमृतसर में गांधी जी को प्रवेश पर रोक लगा दिया, और इस प्रवेश पर रोक लगाने के चलते गांधी जी दिल्ली में भी प्रवेश नहीं कर पा रहे थे। और 10 अप्रैल को पुलिस ने अमृतसर के एक शांतिपूर्ण जो जुलूस था उस पर गोली चला दिया। इसके बाद वहाँ क्या हुआ? चारों तरफ लोग हमला करने लगे। रेलवे स्टेशन पर हमला होने लगा, चारों तरफ से लोग हमला करने लगे। शांतिपूर्ण जुलूस थी, उसमें किसी भी तरह की हिंसा की बात नहीं थी, और इधर अंग्रेज भयभीत होकर उस पर लगातार हिंसा किए जा रहा था, जिससे लोग काफ़ी परेशान हो गए। और इसके बाद अंग्रेजों ने क्या किया? इसे हिंसात्मक कार्रवाई जब करने लगा और बाद में देखा कि स्थिति काबू से बाहर है, तो उसने मार्शल लॉ लागू कर दिया। मार्शल लॉ लागू किया। क्या लागू किया? मार्शल लॉ। और इस मार्शल लॉ का क्या प्रावधान था? मार्शल लॉ लागू करने का नियम था कि उसमें कोई भी आदमी एक जगह खड़ा नहीं हो सकता था, एक जगह रह नहीं सकता था। एक तरह का अभी जैसे भारत में कर्फ्यू लागू होता है, उस तरह से वह कर्फ्यू लागू कर दिया गया। और इस मार्शल लॉ का जो कमान संभालने वाला अंग्रेज अफसर था, उसका नाम था जनरल डायर। क्या नाम था? जनरल डायर। जनरल डायर। आपको पहले ही बताए हैं कि 1919 में जो भारत में रॉलेट एक्ट लागू किया गया, रॉलेट एक्ट का मतलब काला अधिनियम होता है। रॉलेट एक्ट जो लागू किया गया उसको इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के द्वारा लागू किया गया।
इस काले कानून में सबसे बड़ी मुश्किल क्या थी कि इसमें किसी भी व्यक्ति को बिना किसी अपराध के पकड़कर 2 साल तक जेल में रखा जा सकता था। इससे भारत के लोग काफ़ी गुस्सा में आ गए और उन्होंने आंदोलन शुरू कर दिया। आंदोलन के चलते जो शांतिपूर्ण जुलूस निकाला गया था उस पर अंग्रेजों ने गोली चला दी। अंग्रेजों ने उसका दमन शुरू किया और इसके परिणाम स्वरूप भारतीयों ने चारों तरफ आंदोलन शुरू किया। आंदोलन हिंसा में बदल गया और जनरल डायर ने क्या किया? जनरल डायर ने मार्शल लॉ लागू कर दिया। इतना तक आप समझ गए होंगे। अब है सबसे महत्वपूर्ण बात, यहाँ क्या पढ़ना है। 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड, हम सब जानते हैं इसको। अब देखिए इसी समय 1919 में 13 अप्रैल को हम लोग बैसाखी का पर्व मनाते हैं। सारा भारत भी बैसाखी का पर्व मनाता है। हम लोग कई तरह से इसको अलग अलग इलाके में, अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग तरीके से मनाते हैं। बिहार में भी इस पर्व को दूसरे नाम से मनाया जाता है। हम लोग उसको सत्तू और चावल खाते हैं, जूड़ शीतल के नाम से मनाते हैं। लेकिन पंजाब में खास के और इसको बैसाखी के नाम से जाना जाता है। तो 13 अप्रैल को बैसाखी का पर्व मनाया जा रहा था। क्या मनाया जा रहा था? वैशाखी का पर्व मनाया जा रहा था। इस वैसाखी के पर्व को मनाने के लिए बहुत सारे लोग कहाँ उपस्थित हुए थे? जालियांवाला बाग में उपस्थित हुए थे। इस वैसाखी के पर्व को मनाने के लिए, इस पर्व की सेलिब्रेट करने के लिए बहुत सारे लोग जालियांवाला बाग में उपस्थित हुए थे। और इसमें कुछ कांग्रेस के सदस्य भी गुप्त बातें करने के लिए भी यहाँ उपस्थित हुए थे। मार्शल लॉ लगा हुआ था। भारत की जो ये भोली भाली जनता थी जो यहाँ पर्व को मनाने के लिए उपस्थित जालियांवाला बाग में हुई थी, उसको नहीं पता था कि मार्शल लॉ लागू हुआ है। और वे लोग यहाँ अपनी बैसाखी मेले में शिरकत करने के लिए जालियांवाला बाग के मैदान में आए थे। बहुत सारे लोगों को यह बात ही मालूम नहीं था कि यहाँ मार्शल लॉ लगा हुआ है। इस बात का फायदा उठाकर जनरल डायर ने क्या किया? अपने हथियारबंद सैनिकों के साथ वहां पहुंचा। कौन? जनरल डायर। और आपको मालूम होना चाहिए कि जालियांवाला बाग जो है उसका पूरा चारों तरफ से बंद है, उसमें निकलने का एक ही रास्ता है। और जनरल डायर ने उन हजारों लोगों पर गोली चलाना आरंभ कर दिया। कहा जाता है कि उनके ऊपर तब तक गोली चलाता रहा जब तक कि उनके हथियार समाप्त न हो गए। और ऐसा माना जाता है कि जालियांवाला बाग की धरती आज भी लाल है। जालियांवाला बाग के जो हत्याकांड, नृशंस हत्याकांड हुए, उसमें क्या बूढ़ा, क्या बच्चे और क्या जवान, संपूर्ण जो बैसाखी के मेला में आए थे लोग थे, वो उन सब की हत्या कर दी गई। मैदान से निकलने का रास्ता बंद कर दिया। सिपाहियों ने अंधाधुंध गोली चलाया और सत्याग्रहियों को इस तरह से दहशत में भर दिया गया ताकि वह दोबारा फिर इस तरह से आंदोलन नहीं कर सके और सत्याग्रह को किसी भी तरह से यहाँ बंद कर दिया जाए। इस तरह से महात्मा गांधी के द्वारा जो यह आंदोलन चलाया गया, उस आंदोलन को बंद करने के लिए और सत्याग्रहियों के जेहन में दहशत डालने के लिए इस तरह का एक सबसे बड़ा नृशंस हत्याकांड किया गया। अब जैसे जैसे जालियांवाला बाग की खबर फैली, सारे लोग सड़कों पर उतरने लगे, हड़ताल होने लगी, लोग पुलिस से मोर्चा लेने लगे और सरकारी जितने भी इमारत था उस पर हमला होने लगा। सरकार लोगों को इस तरह की जो हमला था उसको देखते हुए सरकार ने अपना निर्ममता पूर्वक इस आंदोलन को कुचलने का रास्ता अपनाया। अंग्रेजी सरकार ने लोगों को अपमानित और आतंकित करने के लिए, सत्याग्रहियों को जमीन पर नाक रगड़ने के लिए, सड़क पर घिसट कर चलने के लिए और बहुत सारे इस तरह के गलत काम करने के लिए मजबूर कर दिया। लोगों को कोड़े मारे गए, बम बरसाए गए और चारों तरफ हिंसा फैलने लगी, जिसके चलते महात्मा गांधी परेशान हो गए और उन्होंने सत्याग्रह को वापस ले लिया। क्या किया? हम सब लोग बार बार कहते हैं, कभी बात चलती है तो हम लोग यह सोचते हैं कि बार महात्मा गांधी आंदोलन शुरू करते थे और फिर वापस भी ले लेते थे। ऐसा क्यों करते थे? आप अभी पढ़े हैं कि इतना हिंसा फैलने लगा कि वह जो सत्याग्रह शुरू किए थे उसको उन्होंने फैलती हुई हिंसा को देखकर सत्याग्रह को वापस ले लिए।
यह जो आंदोलन था यह बहुत ही जनाधार वाला आंदोलन था। संपूर्ण देश के लोग इसको जान रहे थे, लेकिन यह आंदोलन अभी भी देश के पूरे क्षेत्र में नहीं था। पूरे क्षेत्र में इस तरह का आंदोलन नहीं था। कहीं कहीं लोग इसको जान रहे थे, कहीं नहीं भी जान रहे थे। तो महात्मा गांधी अब इस आंदोलन से संतुष्ट नहीं थे। वे चाहते थे, महात्मा गांधी क्या चाहते थे कि पूरे भारत में ज्यादा जनाधार वाला आंदोलन खड़ा होना चाहिए। कैसा आंदोलन होना चाहिए? जिसमें संपूर्ण जनता भाग ले, और ऐसा आंदोलन होना चाहिए जिस संपूर्ण जनता इस अंग्रेज को अपना दुश्मन समझे, उसको लगे कि इससे अंग्रेजों के विरोध में जाकर हमको इससे मुक्ति लेनी है। इसके लिए महात्मा गांधी ने एक नया विचार उनके मन में आया, और यह विचार आया खिलाफत का मुद्दा। आप प्रथम विश्व युद्ध पढ़ चुके हैं इससे पहले। 1914 से लेकर 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। इस 1914 से 1918 के बीच में जो ऑटोमन तुर्की था, उस ऑटोमन तुर्की में मुसलमानों का जो सबसे बड़ा नेता होता है, सबसे बड़ा पद होता है, वह होता है खलीफा का पद। तो ऑटोमन तुर्की में अंग्रेजों के द्वारा जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, उस प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की की हार हो चुकी थी। किसकी हार हुई थी? तुर्की की हार हो गई थी, और खलीफा के पद को समाप्त कर दिया गया था। इस खलीफा के पद की समाप्ति के लिए संपूर्ण विश्व के जो मुसलमान थे वह काफी क्रोध में थे। महात्मा गांधी को लगा कि यह अंग्रेज जो है यह संपूर्ण विश्व के मुसलमानों का भी साझा शत्रु है। अतः उन्होंने इस का लाभ उठाते हुए खिलाफत का मुद्दा उठाया, और ऑटोमन तुर्की की जो हार हुई थी उसके उन्होंने फायदा कहिए या मुसलमानों को एक साथ लेने की बात कहिए, उन्होंने इसका मुद्दा उठाया। और खिलाफत समिति का जो गठन हुआ था 1919 में बम्बई में खिलाफत समिति का गठन हुआ था। इसमें उन्होंने 2 लोगों को क्या किया? इस खिलाफत आंदोलन में अपना सहयोगी बनाया। वह 2 लोग कौन थे? वह 2 लोग थे मोहम्मद अली और शौकत अली। मोहम्मद अली और शौकत अली। मोहम्मद अली और शौकत अली। यह मोहम्मद अली और शौकत अली को अली बंधु के नाम से भी हम जानते हैं। किनके नाम से जानते हैं? अली बंधु के नाम से जानते हैं। यह खिलाफत आंदोलन के महत्वपूर्ण नेता थे, और उन्होंने संपूर्ण देश में महात्मा गांधी के साथ भ्रमण किया, और हिंदू मुस्लिम एकता कायम करने का उनका जो यह विचार था वह सफल हुआ। 1919 में बम्बई में खिलाफत समिति का गठन किया गया था। मोहम्मद अली और शौकत अली बंधु के साथ साथ कई युवा मुस्लिम नेता ने भी इस मुद्दे पर संयुक्त जन कार्रवाई की संभावना तलाशने के लिए महात्मा गांधी के साथ चर्चा शुरू की, और इस तरह से संपूर्ण देश के मुसलमान और संपूर्ण देश के लोग एकता के सूत्र में बंधने का प्रयास करने लगे। और इस तरह से सितंबर 1920 में, कब? सितंबर 1920 में कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन हुआ। इस कलकत्ता अधिवेशन में गांधी जी दूसरे नेताओं को इस बात पर राजी कर लिए कि खिलाफत आंदोलन के समर्थन और स्वराज के लिए अब असहयोग आंदोलन चलाया जाएगा। क्या चलाया जाएगा? असहयोग आंदोलन चलाया जाएगा। अब गांधी जी असहयोग आंदोलन चलाने के लिए कलकत्ता अधिवेशन में उन्होंने सभी नेताओं को राजी कर लिया। कब राजी किया? कलकत्ता अधिवेशन में। ध्यान देना है, इस कलकत्ता अधिवेशन को आप समझेंगे, क्योंकि यह जो है यह मैप में भी यह अधिवेशन पूछता है, इसलिए कलकत्ता अधिवेशन पर ध्यान देंगे। सितंबर 1920 में कलकत्ता अधिवेशन हुआ, जिसमें गांधी जी ने सभी नेताओं को खिलाफत आंदोलन में समर्थन देने के लिए और स्वराज के लिए असहयोग आंदोलन चलाने पर राजी किया। अब है अगला पॉइंट है असहयोग ही क्यों? असहयोग आंदोलन हमको पढ़ना है। इसमें है असहयोग क्यों? असहयोग आंदोलन का क्या मतलब? क्यों असहयोग आंदोलन चलाएंगे? महात्मा गांधी अपनी प्रसिद्ध पुस्तक हिंद स्वराज में उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी। कब लिखी थी? 1909 ईस्वी में। उन्होंने जो पुस्तक लिखी थी वह लिखी थी 1909 ईस्वी में। कौन सा पुस्तक लिखी थी? हिंद स्वराज। पुस्तक का क्या नाम था? हिंद स्वराज। उन्होंने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक हिंद स्वराज में लिखा था कि अंग्रेज यानी भारत में जब अंग्रेज आया, ब्रिटिश जो आया, वह ब्रिटिश शासन जो है वह भारतीय के सहयोग से चल रहा है।
ब्रिटिश शासन ऐसे नहीं चल रहा है। अंग्रेज भारत में आया तो भारत के लोगों ने उसका सहयोग किया और इस सहयोग के चलते भारत में यह शासन चल रहा है। अगर भारतीय इस सहयोग को देना वापस कर दे तब यह जो अंग्रेज का राज्य है वह साल भर के अंदर ही ढह जाएगा। इस तरह से महात्मा गांधी ने आंदोलन चलाने का निर्णय लिया, असहयोग आंदोलन चलाने का निर्णय लिया और उन्होंने सोचा कि आंदोलन को एक साथ नहीं चलाना चाहिए, आंदोलन को चरणबद्ध तरीके से चलाना चाहिए। सबसे पहले सरकार के द्वारा दी गई पदवियां लौटा देना चाहिए, बहिष्कार करना चाहिए। किस चीज का बहिष्कार करना चाहिए? वहाँ जो विदेशी वस्तु है उसका बहिष्कार करना चाहिए और अंग्रेजों के द्वारा दी गई पद और प्रतिष्ठा का बहिष्कार करना चाहिए। इस तरह से गांधी जी संपूर्ण देश में शौकत अली और मोहम्मद अली के साथ समर्थन जुटाते हुए यात्रा किए और बहुत सारे लोग जो थे गांधी जी के कांग्रेस के, वे इस बात पर सशंकित थे। किस बात पर? कि यह जो असहयोग आंदोलन चल रहा है वह सही होगा या नहीं होगा। आगे वाला जो चुनाव है 1920 में जो विधायक परिषद के लिए चुनाव होने वाला है उसकी बहिष्कार करने में वे जो कांग्रेस के सदस्य थे और लोग थे वे हिचकिचा रहे थे, क्योंकि उन्हें डर लग रहा था कि आने वाले समय में हिंसा हो सकती है और इस तरह से कांग्रेस के अंदर ही भारी खींचातान चल रही थी।